जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकबर के बारे में। तीसरा मुगल शासक था अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूर वंशावली के वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम अर्थात अकबर महान के नाम से जाना जाता है। शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य में से एक थे। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी कम करने के लिए दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर ही समाप्त नहीं किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने के लिए अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनीतिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। अकबर का शासनकाल 28 जनवरी 1556 से 29 अक्टूबर 1605 तक रहा। इसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। पूर्ववर्ती हैं हेमू, उत्तरवर्ती थे जहांगीर। इनका जन्म हुआ था उमरकोट किला सिंध में 15 अक्टूबर 1542 में और इनकी मृत्यु हुई थी 29 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी आगरा में। समाधि है बिहिस्ताबाद सिकंदरा आगरा में। इनकी पत्नियां हैं रुकैया बेगम साहिबा, सलीमा सुल्ताना बेगम साहिबा और मरियम उज जमानी बेगम साहिबा, और इनकी प्रिय पत्नी थी जोधा। घराना है तैमूर मुगल। पिता है हुमायूं। माता का नाम है नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफ़ी रुचि दिखाई। उसके प्रासाद की भित्तियां सुंदर चित्रों व नमूनों से भरी पड़ी थीं। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। उसे साहित्य में भी रुचि थी और उसने अनेक संस्कृत पांडुलिपियों व ग्रंथों का फारसी में तथा फारसी ग्रंथों का संस्कृत व हिंदी में अनुवाद भी करवाया। अनेक फारसी संस्कृत से जुड़े चित्रों को अपने दरबार की दीवारों पर भी बनवाया। अपने आरंभिक शासनकाल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदू सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रमों की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चार्वाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थीं। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था, जिस पर उसकी निजी धार्मिक भावनाओं का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसने आगे चलकर एक नए धर्म
दीन-ए इलाही की स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियाँ व शिक्षाओं का समावेश था। दुर्भाग्यवश यह धर्म अकबर की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो चला। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई थी। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया था। उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया था। अब जानते हैं अकबर का नाम अकबर क्यों पड़ा था। दरअसल अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचने के लिए अकबर की जन्म तिथि एवं नाम बदल दिए थे। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ है महान या बड़ा होता है। आरंभिक जीवन की बात करते हैं तो अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमर साल के महल उमरकोट सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से था, यानी उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खान से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियों तुर्क व मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था। हुमायूं को पश्तून नेता शेर शाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ रहा था, किंतु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया, वरन रीवा वर्तमान मध्य प्रदेश के एक ग्राम मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर के वहाँ राजकुमार सिंह प्रथम से जो आगे चलकर रीवा का राजा बने के संग गहरी मित्रता हो गई थी। ये एक साथ ही पले और बड़े और आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य में अपने एक चाचा मिर्जा अस्कारी के यहाँ रहने लगा। पहले कुछ दिनों कंधार में और फिर 1545 में काबुल में रहा। हुमायूं की अपने छोटे भाइयों से बराबर ठनी ही रही, इसलिए चाचा लोगों के यहाँ अकबर की स्थिति बंदी से कुछ ही अच्छी थी। यद्यपि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और शायद दुलार प्यार कुछ ज़्यादा ही होता था, किंतु अकबर पढ़ लिख नहीं सका। वह केवल सैन्य शिक्षा ले सका। उसका काफ़ी समय आखेट, दौड़ व द्वंद्व, कुश्ती आदि में बीता तथा शिक्षा में उसकी रुचि नहीं रही। जब तक अकबर 8 वर्ष का हुआ, जन्म से लेकर अब तक उसके सभी वर्ष भारी अस्थिरता में निकले थे, जिसके कारण उसकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर भी गया। लगभग नवंबर में अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजन किया गया, किंतु ऐन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन भी संपन्न हुआ। मुल्ला ज़ादा मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया था। अगर मुल्ला असमुद्दीन अक्षम सिद्ध हुए तब यह कार्य पहले मौलाना बामजीद को सौंप दिया गया, मगर जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली तो मौलाना अब्दुल कादिर को यहाँ काम सौंप दिया गया, मगर कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल न हुआ। असल में पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी। उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी और कुत्ते पालने में अधिक थी, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि ज़्यादा थी। कहा जाता है कि जब वह सोने जाता था तो एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता रहता था। समय के साथ अकबर एक परिपक्व और समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि रही। अब बात करते हैं अकबर के राज तिलक की। शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी के विवादों से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इसमें उसकी सेना में एक अच्छा भाग फारसी सहयोगी तहमास से प्रथम का रहा। इसके कुछ माह बाद ही
48 वर्ष की आयु में हुमायूं का आकस्मिक निधन अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया। तब अकबर के संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपा दिया और अकबर को उत्तराधिकारी हेतु तैयार किया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक हुआ। ये सब मुगल साम्राज्य से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार की वापसी के लिए सिकंदर शाह सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान ही हुआ। 13 वर्षीय अकबर को कन्नौज पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर राज तिलक हुआ। ये मंच आज भी बना हुआ है। उसे फारसी शब्द में सम्राट के लिए शब्द संसार से पुकारा गया। वयस्क होने तक उसका राज्य बैरम खान के संरक्षण में चला। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के राज्य का विस्तार, शासन और अकबर ने क्या क्या काम किए हैं, इन सभी को विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।